नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुंडलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MCQ क्लासेज में। आज हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डायग्राम और फैक्ट की सहायता से दर्शाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, हिकेटियस या फिर हम्बोल्ट। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से हिकेटियस। अब फैक्ट देख लेते हैं। जो इरेटोस्थनीज हैं, इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। और यदि अपने से पूछा जाए कि आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट व कोल रिटर। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, JL बियर्ड ने या फिर केपलर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कोपरनिकस। अब देखते हैं गैलीलियो ने किसकी खोज की थी। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। अब बात करें JL बियर्ड की, तो JL बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और बात करें सबसे लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है केपलर, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। अब आगे बात करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर पुच्छल तारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ग्रह। यानी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन खगोलीय पिंडों को ग्रह बोला जाता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है उपग्रह। तो उपग्रह किसे बोलते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन खगोलीय पिंडों को बोला जाता है उपग्रह। अब बात आती है क्षुद्र ग्रहों की। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड कहलाते हैं उनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम क्या है? यानी अपने से पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, और फिर ऐसे करते करते सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो अपन देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। वो है बुध ग्रह। उसके बाद में उससे बड़ा ग्रह है मंगल ग्रह, जिसको रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। इसके बाद में आता है शुक्र ग्रह। इसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है पृथ्वी का। इससे बड़े ग्रह की बात करें वो है वरुण। इससे बड़े ग्रह की बात करें वो है अरुण ग्रह, जिसको हरा ग्रह भी बोला जाता है। इसके बाद में बात करें, इसके बाद में ग्रह आता है शनि ग्रह, जिसको वलयाकार ग्रह या पीला ग्रह भी बोला जाता है। इसके बाद में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, ऑप्शन देखें तो कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा बुध ग्रह, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर शनि और फिर बृहस्पति। यानी जो अपना पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का सही क्रम क्या है? यानी सबसे पास में कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो अपन जानते हैं कि सबसे पास में बुध ग्रह है, उसके बाद में ग्रह आता है शुक्र ग्रह है, फिर आता है पृथ्वी, उसके बाद में आता है मंगल ग्रह, उसके बाद में आता है बृहस्पति ग्रह, उसके बाद में आता है शनि ग्रह, उसके बाद में आता है अरुण ग्रह और सबसे लास्ट में आता है वरुण ग्रह। यानी जो सबसे निकट हो जाएगा वो हो जाएगा बुध ग्रह और सबसे दूर हो जाएगा वो हो जाएगा वरुण ग्रह।
तो यदि इस अकॉर्डिंग अपन आंसर देखें तो वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो पहले 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन ग्रहों को अपन क्या बोलते हैं? इन ग्रहों को अपन आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो आकार है पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के लगभग समान है। और जो बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग, ऑप्शन है, नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अब ये क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाएगा? एक्सप्लेनेशन में हो जाएगा कि जो केपलर के गति के नियम बताए थे उसके अकॉर्डिंग जो सूर्य है, इसके चारों ओर जो भी ग्रह है वो वर्ताकार पथ पर गति ना करते हुए दीर्घ वर्ताकार पथ पर गति करता है। तो इसका वेग अधिकतम कब हो जाएगा? जब ये सूर्य के पास होगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे है, तो कोई ग्रह यहाँ पे है, गति कर रहा है, तो इसका वेग अधिकतम होगा। और ये ग्रह मान लीजिए यहाँ पे गति कर रहा है, तो इस ग्रह का वेग न्यूनतम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ऑप्शंस हैं, बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है शुक्र और अरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, शुक्र और अरुण, क्योंकि जो 8 ग्रह हैं उनमें से शुक्र और अरुण ग्रह हैं वो घूमते हैं दक्षिणावर्त, और जो बचे हुए जो ग्रह हैं वो घूमते हैं वामावर्त। वामावर्त यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, और शुक्र और अरुण घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ये अपने को फैक्ट याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम्स में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, ऑप्शन है हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन और हीलियम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर हीलियम का निर्माण करता है। अब देखते हैं जो संगठन है इसमें हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 71%, और हीलियम के परसेंटेज की बात करें तो ये होता है लगभग 26.5%। ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, या फिर स्थल मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्रकाश मंडल। अभी अपने से पूछे कि सूर्य के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, तो वहां पे अपना आंसर हो जाएगा वर्ण मंडल। और अपने से पूछे कि सूर्य की जो बाह्यतम परत होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है किरीट या फिर कोरोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? ऑप्शंस हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, थर्ड ऑप्शन है यह पूर्व में स्थित है, या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अभी अपन ने देखा था शुक्र और अरुण वाले क्वेश्चन में कि जो शुक्र और अरुण हैं वो दक्षिणावर्त घूमते हैं, और जो शेष बचे हुए ग्रह हैं जिसमें पृथ्वी भी शामिल है वो पश्चिम से पूर्व यानी वामावर्त घूमते हैं। तो इसीलिए अपने को
जो सूर्य है वो सदैव पूर्व में निकलता हुआ दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अपसोर, उपसोर, अपोजी या फिर पेरिजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अपसोर। अब जो अपसोर है वो 4 जुलाई को गठित होता है, यानी 4 जुलाई को जो पृथ्वी है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अब अपने से याद कैसे रहेगा कि अधिकतम दूरी को अपसोर बोला जाता है या उपसोर? तो यहाँ पे देखें, अधिकतम में सबसे पहले आ रहा है ए, और यहाँ पे अपसोर में भी पहले आ रहा है ए, तो ए सेम हो जाएगा, इसी से अपने को याद रहेगा। अब देखें कि उपसोर किसे बोलते हैं? तो उपसोर बोलते हैं एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी। और ये कब घटित होती है? ये घटित होती है 3 जनवरी को। और अपने से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है खगोलीय एकक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन है, सूर्य में एक बड़ा सा काला छेद है, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। ये एक फैक्ट है जो अपने को याद रखना है और पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 60%, 71%, 75% या फिर 55%। अभी 2 क्वेश्चंस पहले देखा था कि जो हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? वो होता है 71%। ये भी अपने को याद रखना है। और जो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा जो तत्व पाया जाता है वो होता है हीलियम, और अभी उसकी परसेंटेज बताई थी, उसकी परसेंटेज थी 26.5%। और यदि अपने से पूछें कि सौर पृष्ठ पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो वो टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका आंसर अपने को सबको पता है और पता होना भी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 8 मिनट 18 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा है उपग्रह नहीं है। ऑप्शन है मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, बुध तथा मंगल, या फिर वरुण तथा प्लूटो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध तथा शुक्र, यानी बुध और शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? यानी किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? ऑप्शन है बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। अब देखते हैं बुध ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट। तो बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और आकार में सबसे छोटा ग्रह। अभी अपने देखा था। इसके दैनिक तापांतर की बात करें वो सबसे ज़्यादा होता है, और वो कितना है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका परिक्रमण काल देखें, जो सबसे कम है वो है केवल 88 दिन। अभी अपन ने देखा था कि बुध का कोई ग्रह उपग्रह नहीं होता है और यहाँ पे वायुमंडल भी एब्सेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान है। अब इसके उपनाम की बात करें तो शुक्र को भोर का तारा भी बोला जाता है, सांझ का तारा भी बोला जाता है और सौंदर्य का देवता भी बोला जाता है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। इस ग्रह पर 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ये भी अपने को याद रखना है। और अपने से पूछे कि सबसे ज़्यादा घूर्णन काल या परिभ्रमण काल, यानी अपने अक्ष पर इस ग्रह की जो गति है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? ये समय लेता है 243 दिन। और परिक्रमण काल की बात करें तो इसका परिक्रमण काल है 225 दिन, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर या विपरीत हो जाएगा, अभी अपने देखा था। इसके बाद में बात करें, इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, और अपने से पूछा जाए कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लाल या रेड प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन है शनि, बुध, पृथ्वी या फिर मंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस ग्रह पर जो आयरन ऑक्साइड है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसके परिक्रमण काल की बात करें, यानी ये ग्रह 685 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देता है। इसके 2 उपग्रह हैं, याद रखना है, उनका नाम भी पूछा जा सकता है। उनका नाम है फोबोस और डीमोस। डीमोस के बारे में फैक्ट याद रखें कि जो ये उपग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह के बारे में अगला फैक्ट देखें कि इस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ओलंपस मेसी ज्वालामुखी, वो स्थित है। और इसी ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। और एक फैक्ट और याद रखें जो साइंस में भी पूछा जा सकता है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए, तो वहां पर आंसर हो जाएगा पाथ फाइंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ध्यान रखें, यहाँ पे चमकीला तारा पूछा गया है, ना कि ग्रह। यदि चमकीला ग्रह पूछा जाएगा तो वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा शुक्र, लेकिन यहाँ पे चमकीला तारा पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सीरियस या डॉग स्टार। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो ये है सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा। और अपने से पूछे कि ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार क्या काम आता है, तो इससे रात में दिशाओं का ज्ञान होता है, क्योंकि ये जो तारा है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव की ओर दिखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? पहला ऑप्शन है लाइमन अल्फा ब्लाब्स, एंड्रोमीडा, मंदाकिनी या दुग्ध मेघला, या सबसे लास्ट ऑप्शन है ओरियन नेबुला। तो जो हमारा सौरमंडल है वो मंदाकिनी या दुग्ध मेघला नामक आकाशगंगा में स्थित है। अब पूछे कि लाइमन अल्फा ब्लाब्स क्या है, तो ये अपने सौरमंडल की या अंतरिक्ष की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। इसके बाद में देखते हैं एंड्रोमीडा, ये हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है। और पूछे कि ओरियन नेबुला क्या है, तो वो है हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सेकंड ऑप्शन है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। थर्ड ऑप्शन है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं।
या सबसे लास्ट ऑप्शन है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अपने से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है, तो याद रखना है सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। और जो सूर्य ग्रहण होता है इस घटना को क्या बोला जाता है, इस घटना को डायमंड रिंग की घटना बोला जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं अपन कि जो सूर्य और पृथ्वी है इसके बीच में यदि चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण घटित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है। इसके ऑप्शंस हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। थर्ड ऑप्शन है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं, या सबसे लास्ट ऑप्शन है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। अब चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, याद रखना है। और यहाँ से देखें, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस दिन चंद्र ग्रहण होगा। और ये जो स्थिति है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सिद्ध में होने की, इस स्थिति को बोला जाता है सीजीगी। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र घूर्णन गति वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शंस हैं शुक्र ग्रह, पृथ्वी, शनि या फिर बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। अब देखते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट। इसकी जो घूर्णन गति है वो है 10 घंटे। इसके परिक्रमण काल की बात करें, यानी ये सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर लगाता है, तो वो हो जाएगा 11.8 वर्ष। इसके बारे में अगला फैक्ट देखते हैं। ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रहों की संख्या देखें, वो हो जाएगी 79। और अपने से पूछे कि सौरमंडल का ऐसा ग्रह कौन सा है जिसका जो उपग्रह हैं वो दूसरे सबसे अधिक है, यानी दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। इसके प्रमुख उपग्रह की बात करें, वो हैं गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो, एक्स्ट्रा। अब गैनीमेड के बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बुध से भी बड़ा है। अगला फैक्ट देखते हैं, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। अभी अपन ने देखा था कि जो दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह था वो था बृहस्पति, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, तो वो कौन सा है, वो है शनि ग्रह। इसके उपग्रहों की बात करें तो इसके कुल उपग्रह हैं 82, और उनमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है ट्राइटन। इस ग्रह को हल्का पीला ग्रह भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस ग्रह पर अमोनिया और मीथेन गैस की अधिकता है। इस ग्रह को वलयित ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि इस ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटा हुआ ग्रह जिसे हरा ग्रह भी कहा जाता है कौन सा है। अब यहाँ पे देखें, एक साथ 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा अरुण ग्रह। यानी यदि अपने से पूछे लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो भी आंसर होगा अरुण ग्रह। और अपने से पूछे हरा ग्रह किस ग्रह को बोला जाता है, तो आंसर सेम रहेगा और वो हो जाएगा अरुण ग्रह। अब अरुण ग्रह से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। इसको जो हरा ग्रह है वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता है। और लेटा हुआ ग्रह क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। अब इस ग्रह की
खोज की बात करें तो इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये नाम याद रखने हैं कि जो अरुण ग्रह है, जिसको इंग्लिश में यूरेनस बोला जाता है, इसकी खोज किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा विलियम हर्शेल ने। इसके परिक्रमण काल की बात करें तो वो है 84 वर्ष, और कुल उपग्रहों की बात करें तो इसके कुल उपग्रह हैं 27, और इसके चारों ओर भी 5 वलय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे ठंडा या बाहरी ग्रह कौन सा है? यहाँ पे भी एक साथ 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उनका आंसर एक ही ग्रह आएगा। ऑप्शंस देखते हैं, शनि, बृहस्पति, अरुण या फिर वरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वरुण। अपने से पूछे सबसे ठंडा ग्रह और बाहरी ग्रह, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह। अब वरुण ग्रह के बारे में फैक्ट देख लेते हैं कि वरुण ग्रह की जो खोज थी वो कब हुई? वो हुई थी 1846 में, और किसके द्वारा की गई? वो की गई जॉन गेले के द्वारा। और इस ग्रह के परिक्रमण काल की बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे लंबा परिक्रमण काल होता है, और वो है 165 वर्ष। और इसके कुल उपग्रहों की बात करें तो वो हो जाएंगे 14। अब एक और देखें कि एक और पूछा जाता है कि जो प्लूटो है, जिसको अब बोना ग्रह घोषित कर दिया गया है, उसकी जो खोज थी वो किसने की थी? वो की थी 1930 में क्लाड्स थाम्बोग ने। और इसको बोना ग्रह कब घोषित किया गया था? तो ये भी याद रखना है, इसको 2006 में बोना ग्रह घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है सौरमंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, कौन सा है? ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, मंगल या फिर शुक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला जो फैक्ट है, इसको नीला ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो 2/3 भाग है वो जल से गिरा हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोला जाता है। अब ये आकार में किस नंबर पे आता है? तो ये आकार में 5वां नंबर पे आता है। और आंतरिक ग्रहों में बात की जाए तो आंतरिक ग्रहों में ये सबसे बड़ा ग्रह है। और अब ये सूर्य से कौन से नंबर पे स्थित है? तो सूर्य से तीसरे स्थान पे स्थित है। पहले नंबर पे आ जाता है बुध, और फिर आ जाता है शुक्र, और तीसरे पे आ जाएगा पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में और फैक्ट देखते हैं। अब पहला फैक्ट है कि अपने से पूछा जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो इसका आकार है जियोड आकार का। अब देखते हैं कि जो नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाने वाला जो सबसे बड़ा वृत्त है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ध्रुवीय महान वृत्त। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 40,008 किलोमीटर। अपने से पूछा जाए कि जो भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा से बड़ा वृत्त बनाया जा सकता है, उस वृत्त को क्या बोला जाता है? तो उस वृत्त को बोला जाता है विषुवृत्तीय महान वृत्त। और इसकी लंबाई या परिधि की बात करें तो वो हो जाएगी 40,076 किलोमीटर। अब अपने से पूछे कि जो ध्रुवीय व्यास है, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा है, उसका जो लंबाई है वो कितना है? तो वो हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। और जो विषुवतीय महान वृत्त है उसके डायमीटर की बात करें तो वो कितना है? वो है 12,756 किलोमीटर। और यदि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के अंतर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 42 किलोमीटर। यह भी अपने को याद रखना है। और फैक्ट देखते हैं पृथ्वी के बारे में। यदि अपने से पूछा जाए कि पृथ्वी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब ये 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है स्थल क्षेत्र,
जिसका एरिया है 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल का 29% है। और दूसरा भाग आता है जल क्षेत्र, जो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और ये टोटल एरिया का कितना है, ये है अप्रोक्स 71%। अब बात करें जो स्थल क्षेत्र है उसमें 7 महाद्वीप स्थित है, और जल क्षेत्र में क्या स्थित है, जल क्षेत्र में 5 महासागर स्थित है। अब बात करते हैं 7 महाद्वीपों की। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, वो है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अपने से पूछे कि आकार या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह महासागरों की बात करें तो कौन कौन से महासागर हैं, पहला है प्रशांत महासागर, फिर आता है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर, और फिर आता है सबसे लास्ट आर्कटिक महासागर। और अपने से पूछे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। इसी के साथ एक फैक्ट और याद रखना है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर फेंका जाए तो ये पृथ्वी के सीमा से बाहर चला जाएगा और कभी भी लौट के नहीं आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिन व रात होने के कारण है, यानी दिन और रात क्यों होते हैं। ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अब जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है वो एक चक्कर कितने समय में हो जाता है, यानी एक दिन कितने समय का होता है, तो वो होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और अपने से पूछे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना समय लगता है, तो वो समय है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट, जिसको अपन 1 सौर वर्ष बोलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन है टाइटन, गैनीमीड, चंद्रमा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, क्योंकि चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखना है कि चांद पर पहला कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उन्होंने कब जो पहला कदम था वो कब रखा था, वो रखा था 21 जुलाई 1969 को। और पूछा जाए कि दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो दूसरे व्यक्ति उसी यान में जाने वाले बज एल्ड्रिन थे। अपने से उस अंतरिक्ष यान का नाम भी पूछा जा सकता है, तो वो है अपोलो 11। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन व रात की अवधि कब बराबर होती है। ऑप्शन है 21 जून, 4 जुलाई, 22 दिसंबर, 21 मार्च व 23 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन 21 मार्च व 23 सितंबर। अब ये कब और कैसे होता है, चलिए देखते हैं इस डायग्राम से। इस डायग्राम में पृथ्वी को शो किया गया है और बताया गया है कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो दर्शा रही है कर्क रेखा को, 0 डिग्री जो रेखा है वो भूमध्य या विषुवत रेखा को, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो दर्शा रही है मकर रेखा को। अब बात करते हैं 21 मार्च की। तो 21 मार्च को जो सूर्य का प्रकाश है वो भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है,
इसीलिए इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं और इस घटना को बोला जाता है बसंत विषुव। इसके बाद में जो 21 जून आता है, उस दिन जो सूर्य का प्रकाश है वो कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है और इस घटना को बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। इस दिन के फैक्ट याद रखने हैं कि इस दिन उत्तरी जो अक्षांश है या उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी। इसके बाद में वापस आ जाते हैं 23 सितंबर को, जिस दिन जो सूर्य का प्रकाश है वो वापस से भूमध्य रेखा पे पड़ता है सीधा और इस घटना को बोला जाता है शरद विषुव। इसके बाद में अगला जो देखते हैं, अगला आता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो सूर्य का प्रकाश है वो मकर रेखा पे सीधा पड़ता है और इस घटना को बोलते हैं शीत अयनांत। यानी इस दिन जो दक्षिणी गोलार्ध होगा उसमें सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी और इसी दिन जो दक्षिणी गोलार्ध होगा उसमें गर्मी और जो उत्तरी गोलार्ध होगा उसमें सर्दी पड़ेगी। इसके बाद में वापस यही कंडीशन आ जाती है 21 मार्च वाली, जिसको बोला जाता है बसंत विषुव। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो MCQ क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। एट लास्ट, यू गाइज आर अमेजिंग। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।